वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं आपके यूनिट सेकंड की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मांग विश्लेषण, डिमांड एनालाइज। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी कमोडिटीज़ को यानी किसी भी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा उसकी कीमत से संबंधित होता है। यानी कि क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटीज़ की क्वांटिटी और उसकी प्राइस दोनों आपस में रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जो आप कह सकते हैं जो एक स्पेशल प्राइस पे परचेज की जाती है। हम देखते हैं कि हमारी प्राइस क्या है, क्या हम उसको परचेज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक प्रोफेसर बैनम की डेफिनेशन लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है? द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट which will be brought per unit of time at that price। यानी कि प्रोफेसर जो थे बैनम, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया है कि किसी दी हुई कीमत पर, यानी कि प्राइस आपको गिवन है, किसी भी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है, यानी कि क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है जो उस वस्तु पर किसी समय विशेष पर खरीदी जाएगी। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है इस डेफिनेशन में। हम सबसे पहला आपकी कीमत के बारे में बात की जा रही है कि कीमत क्या रहेगी, साथ ही साथ आपकी क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है और समय पर। यानी 3 इंपॉर्टेंट है, कीमत, मात्रा और समय। ठीक है, यानी कि प्राइस इंपॉर्टेंट है आपका साथ ही साथ आपकी जो क्वांटिटी है, यानी आप कितनी क्वांटिटी को परचेज करना चाह रहे हो उस यूनिट के बारे में बात की जा रही है, साथ ही साथ टाइम के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके को एक प्राइस पता है, उस प्राइस पे आप किसी भी चीज़ को आप मांग करते हो, यानी कि आप उस मात्रा को मांगते हो, और समय विशेष पर। समय विशेष का मतलब है कि जिस समय जिसकी कीमत होगी उसी को आप खरीदते हैं। अगर हम देखते हैं कि कभी जो वस्तु हम खरीदना चाहते हैं और वो क्या हो जाती है, वो जिस समय हमको चाहिए उस समय उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है तो हम खरीद नहीं पाते हैं। तो समय विशेष बहुत जरूरी है कि जिस समय आप खरीदना चाहते हो वो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी हम किसी वस्तु की डिमांड करते हैं वो देखते हैं उसकी प्राइस क्या है, साथ ही साथ आप कितनी क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं, और वो जो प्रॉपर टाइम है वो आपको पता होना जरूरी है। यानी कि प्रोफेसर की बैनम की ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसमें बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि आप किसी भी वस्तु की मांग जो है करेंगे, उसमें कीमत, उसकी क्वांटिटी और जो टाइम स्पेशल है उसका इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोफेसर की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं जो कि प्रोफेसर पेंसन थे। उन्होंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई अपनी डेफिनेशन में, और उन्होंने बताया कि जब डिमांड हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारी क्या चाहिए, विलिंगनेस चाहिए। विलिंगनेस का मतलब है कि आप में वो तत्परता होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए। तो ये प्रोफेसर ने कहा था विलिंगनेस के बारे में, इच्छा के बारे में, कि आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि आप उस वस्तु को खरीदना चाह रहे हैं। क्लियर है, आपकी इच्छा होनी चाहिए, आप में अंदर वो कह सकते हैं तत्परता होनी चाहिए कि आप उसको खरीदना चाहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आपके पास में सोर्सेस होना चाहिए। सोर्सेस का मतलब क्या हो गया कि आपके पास में क्या होना चाहिए, साधन होना चाहिए। साधन नहीं होगा तो आप उस वस्तु को खरीद नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है, साधन की, जिसे आप खरीदना चाहते हैं। क्लियर है आपको? साथ ही साथ आपकी इच्छा, मैंने आपको बताया कि जो पैसा है उस पैसे से आप उस वस्तु को खरीदना चाहेंगे। ठीक है, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की आपके पास इच्छा होनी चाहिए, उसके पास साधन होना चाहिए, और साथ ही साथ उस साधन द्वारा उस वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। यानी कि इस पर्टिकुलर इस रिसोर्सेस का यूज है वो आप अपने उस वस्तु की खरीदने की इच्छा को पूरा करने चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम बात करें डिमांड की सारी डेफिनेशंस अगर हम देखते हैं तो मेनली 5 इंपॉर्टेंट चीज आती हैं अपनी इस डिमांड की डेफिनेशन में। सबसे पहला है डिजायर फॉर अ थिंग, यानी वस्तु की इच्छा। यानी हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए कि आप उस वस्तु को लेना चाहते हैं। डिजायर फॉर अ थिंग्स यानी कि वस्तु की इच्छा, राइट। जब आपको उस वस्तु को खरीदने की इच्छा नहीं होगी तो आप उस वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे। सेकंड, अगर हम कह सकते हैं
तो आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए, मीन्स आप कह सकते हैं टू बाय द गुड्स, वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए। तो आपके पास सफिशिएंट कह सकते हैं रिसोर्सेस होना जरूरी है, ठीक है। रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप परचेज नहीं कर पाएंगे, तो हम कह सकते हैं पर्याप्त क्या होने चाहिए, आपके पास साधन होने जरूरी है, ठीक है। तीसरा अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो वही प्रोफेसर पेंसन वाला इन्होंने बताया था, विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी आप में बिल्कुल इच्छा होनी चाहिए कि आप इस साधन का प्रयोग क्या कर रहे हो, उस वस्तु को परचेज करने में करोगे। तो विलिंगनेस टू स्पेंड यानी जो व्यय करने की क्षमता है वो आप में होनी जरूरी है। तो यानी कि साधन व्यय करने की तत्परता, साधन व्यय करने की तत्परता, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इम्पोर्टेंट एक 4 और 5th फैक्ट की बात करें तो आपके पास गिवन अ प्राइस होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो वस्तु आप खरीदना चाहते हैं उसकी प्राइस क्या है, ठीक है। तो आपको पास में कीमत होनी चाहिए, यानी निश्चित कीमत, निश्चित कीमत। इसमें सारी की सारी चीजें आ जाती हैं जो हमें डिमांड करते समय चाहिए। और 5th है गिवन अ टाइम पीरियड, आपके पास जो टाइम में आप परचेज करना चाहते हो वो आपके पास होना चाहिए कि हम इसी समय हमको ये वस्तु चाहिए, यानी निश्चित समय अवधि, पर्टिकुलर एक टाइम की पीरियड की बात की जा रही है कि निश्चित समय अवधि क्या रहेगी जब आप वस्तु को खरीदेंगे, क्लियर है, समय। तो देखिए अगर हम किसी भी वस्तु की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, तो उसके लिए अगर हम एनालाइज करें तो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमें चाहिए। डिजायर फॉर अ थिंग, यानी सबसे पहले तो खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप वस्तु को खरीदना ही नहीं चाहते हैं तो आप डिमांड नहीं कर पाएंगे। फिर जब आपकी इच्छा है लेकिन आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होना चाहिए, पर्याप्त साधन होने चाहिए कि मैं उस वस्तु को खरीद पाऊं, ऐसा रिसोर्सेज होना चाहिए। फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज से ही आप उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं, यानी विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मैं इस साधन का प्रयोग क्या करूंगा, व्यय करना चाहूंगा। साथ ही साथ आपको उस कमोडिटीज का, वस्तु का प्राइस पता होना चाहिए कि ये निश्चित प्राइस है, ठीक है। और साथ ही साथ आप एक निश्चित समय में उसकी मांग करते हो। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि बहुत ही डिमांड की डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार आपके क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड को, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। क्या आ जाएगा क्वेश्चन कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए, करने वाले तत्व, राइट। तो चलिए इसमें हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे हम कहते हैं कि प्राइस है, कंज्यूमर की इनकम है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कंज्यूमर का इंटरेस्ट है, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो इसमें आएगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, यानी कि वस्तु की कीमत क्या है, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत। देखिए सिंपल सा बात है कि वस्तु की मांग या उसकी जो क्वांटिटी है जिसकी हम मांग कर रहे हैं वो प्राइस पे डिपेंड होती है। कीमत या मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है, द ऑपोजिट रिलेशन बिटवीन द कमोडिटी क्वांटिटीज एंड प्राइस, राइट। तो मतलब विपरीत संबंध होगा, यानी कि अगर आपकी प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है तो क्या होगा, तो आपकी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
ठीक है। प्राइस ज़्यादा होने पर डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। यानी ऑपोजिट रिलेशन है, एक बढ़ रहा है, एक दूसरा कम हो रहा है। उसी तरह से अगर आपकी प्राइस है वो कम हो जाती है तो देखते हैं कि वो सभी लोग डिमांड करने लग जाते हैं, वो पर्सन भी डिमांड करते हैं जो पहले परचेज नहीं कर पा रहे थे कीमत ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। तो ऑपोजिट रिलेशन किसके बीच में होता है? आपकी जो वस्तु की क्वांटिटी होती है या जो डिमांड होता है और प्राइस के बीच में, ठीक है। सेकंड जो है वो पॉइंट हमारा बता रहा है टेस्ट हैबिट एंड फैशन। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है, एक साथ ही आप लिख सकते हैं इन सारे वर्ड्स को, फैशन ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। यानी कि उपभोक्ता की रुचि, आदत और फैशन। उपभोक्ता की रुचि, आदत और तीसरा क्या हो जाएगा? फैशन, ठीक है। तो देखिए यानी कि जब उपभोक्ता की इंटरेस्ट, आपकी उसकी हैबिट, फैशन, उसमें चेंज होने पर आप देखते हैं डिमांड में भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे आप देखते हो चाय के स्थान पर कॉफ़ी का ज़्यादा यूज़ करना, या फिर आप देखते हैं जो है ड्रेस है उसके पैटर्न में जो चेंजेस आता है वो हम कह सकते हैं फैशन है, ठीक है। इन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है। जिस चीज़ की टेस्ट, हैबिट और फैशन होती है उसकी क्या कह सकते हैं? उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। यानी कि इसको समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि इन फैक्टर की जब वो ये टेस्ट, हैबिट, फैशन होता है तो उसकी डिमांड भी क्या होती है? बढ़ जाती है। जब ये टेस्ट, हैबिट और फैशन लोगों का नहीं होता है, उसका टेस्ट नहीं है, लोगों की हैबिट नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में सैनिटाइजर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसकी डिमांड भी बढ़ चुकी है। अगर हम बिफोर 5 ईयर्स पहले बात करें या 3-4 ईयर्स पहले तो ये सब नहीं था, सैनिटाइजर का इतना यूज़ नहीं कर रहे थे। तो अभी लोगों की ये हैबिट में आ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि हमें इस बीमारी से बचना है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं जिसकी चीज़ की फैशन होगी उसी की ही डिमांड होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा फैक्टर है? चेंजेस इन अ पॉपुलेशन। जनसंख्या में परिवर्तन। देखिए अगर पॉपुलेशन में जिस तरह का चेंजेस आता है उसी तरह की डिमांड होती है। देखिए जिस देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, जैसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आप देखेंगे कि जो बच्चों के हैं वो आइटम की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि जहाँ अगर इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे आप देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके जो भी आप कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन में चेंजेस आता है तो जो बच्चे होते हैं या उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि जो बच्चों के यूज़ में आने वाले जो कह सकते हैं कमोडिटीज़ होगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो आपकी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे चाइल्ड से रिलेटेड आइटम, जो बच्चों से संबंधित है उनसे रिलेटेड आइटम बढ़ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, बिस्किट है, चॉकलेट है, तो इन सब की डिमांड बढ़ जाएगी। और जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं करती है वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे किन वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी? जो ओल्ड एज के पर्सन्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉच हो सकता है, ठीक है, मेडिसिन्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे ओल्ड का हो सकता है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं चिल्ड्रन यानी कि बच्चों का
बढ़ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन अगर ग्रोथ कर रही है तो बच्चों से आइटम बढ़ जाएंगे, जैसे कि आपका मिल्क है, चॉकलेट है, ठीक है, बिस्किट्स हैं, उनके जो छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, ठीक है, उनके क्लोथ होंगे, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। टॉयज़ हैं, ठीक है, इनकी डिमांड बढ़ेगी। जबकि ओल्ड एज में हम देखते हैं वॉच है, ठीक है, मेडिसिन्स हैं, तो ये इसकी डिमांड बढ़ने लग जाएगी जब आपके देश में पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं करती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए, चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रेड, चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रेड। फोर्थ क्या है? चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार की दशा में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? व्यापार की दशा में परिवर्तन, व्यापार की दशा में परिवर्तन। आप जानते हैं कि टाइम सबका एक जैसा, आप कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं चलता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आप देखते हो कि बूम पीरियड होता है, यानी कि तेजी काल, और दूसरा हम कह सकते हैं बॉटम पीरियड, यानी कि मंदी काल, ठीक है। इसे हम इन्फ्लेक्शन डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। आप देखते हैं कि बूम पीरियड में प्राइस बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, फिर भी वस्तु की डिमांड जो है वो चेंज आप कह सकते हैं ज़्यादा ग्रोथ करती है, जो डिमांड होती है वो भी बढ़ जाती है। जबकि डिप्रेशन पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो प्राइस डाउन होने पर भी वहाँ पे क्या होता है? डिमांड नहीं होती है। तो बूम पीरियड में प्राइस इतना ग्रोथ करने के बाद भी लोग क्या करते हैं? डिमांड करने लग जाते हैं। और बॉटम पीरियड में आप देखते हैं कि जब बॉटम पीरियड में आप देखते हैं मंदी में बहुत ज़्यादा जब डिमांड नहीं होती तो प्राइसेस क्या हो जाती है? डाउन होने लग जाती है। तो ये इसका एक इफेक्ट अलग सा बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए, चेंजेस इन द, आप देख सकते हैं सेविंग, यानी कि जो सेविंग करने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें चेंज होना, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए इसमें क्या आएगा? चेंज इन द प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन द, देखिए यहाँ पे अगर आपकी सेविंग में चेंजेस आता है तो क्या होगा? उसका भी इफेक्ट आपकी डिमांड पे आएगा, ठीक है। टू सेव, यानी कि बचत करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन होना, बचत करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन होना, प्रवृत्ति में परिवर्तन। देखिए सिंपल है कि यदि लोगों में बहुत ज़्यादा सेविंग करने का ट्रेंड है तो निश्चित है कि कुछ लोगों की क्रय शक्ति कम होती है, वो बहुत ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड नहीं करते क्योंकि वो सेविंग करना चाहते हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना चाहते हैं। यदि लोगों में अगर सेविंग करने का आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आएगा तो लोग वस्तु की मात्रा को कम परचेज करेंगे और वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं अगर लोगों में सेविंग करना ज़्यादा होता है तो लोग क्या करेंगे? उस वस्तु की परचेज करेंगे क्या? तो उस वस्तु को वो परचेज नहीं करेंगे, यानी आप परचेज नहीं करेंगे और नहीं परचेज करने पर क्या होगा? जो डिमांड है वस्तु की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर लोग सेविंग नहीं करते हैं, लोगों की सेविंग कम है, तो इसका मतलब है कि वो क्या करेंगे? परचेज हर कमोडिटीज़ के लिए क्या करेंगे? परचेज करना चाहेंगे, तो परचेज ज़्यादा होगा, तो हम कहने का मतलब क्या हो गया कि डिमांड ज़्यादा होगी। जब लोग सेविंग करते हैं, अपनी डिपॉजिट है, अपनी सेविंग है वो बैंक में जमा करा देते हैं और जमा कराने से क्या होगा? उनके पास वो एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं करेंगे, इसका मतलब है वो परचेज नहीं करेंगे, तो डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट में कम हो जाएगी। लेकिन लोगों में सेविंग की हैबिट नहीं है, लोगों में अभी ये इस तरह से प्रवृत्ति नहीं है कि वो सेविंग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो परचेज ज़्यादा करेंगे, यानी कि वो एक्सपेंसेस ज़्यादा करने वाले हैं, व्यय ज़्यादा करने वाले हैं, तो वहाँ पे मार्केट में आप कह सकते हैं डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है आपको? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो हमारा 6 पॉइंट है,
ठीक है, ये 6 पॉइंट है चेंज इन द मनी एंड रियल मनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेंज इन द मनी एंड रियल मनी, रियल मनी यानी कि क्या कह रहा है, मौद्रिक वह वास्तविक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा में परिवर्तन, वास्तविक आय आप कह सकते हो। यहाँ पे हम चेंज इन द मनी एंड रियल इनकम लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए दोनों ही अलग हैं। अगर आपकी मॉनेटरी इनकम में चेंज होता है यानी कि आपकी मौद्रिक आय में परिवर्तन होता है तो ध्यान रखिएगा मॉनेटरी इट मीन्स मनी, ठीक है, मौद्रिक आय में परिवर्तन होता है तो आपकी परचेजिंग पावर में क्या आता है, चेंजेस आता है, यानी कि परचेजिंग पावर की मात्रा में आप में चेंजेस आएगा। जबकि रियल इनकम में चेंज होने पर यानी कि वास्तविक आय में चेंज होने पर हम कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं वस्तु की या जो भी सेवा है उसकी क्वांटिटी में चेंज आएगा। यानी कि अगर आपके रियल इनकम में चेंज आएगा तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो क्वांटिटी होगी वस्तु की उसमें परिवर्तन आएगा। इसमें हमारे किस में चेंजेस आ रहा है, परचेजिंग पावर में, और इसमें किस में चेंज आ रहा है, हमारा क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम में अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मॉनेटरी इनकम है वो बढ़ रही है, ठीक है, मॉनेटरी इनकम अगर बढ़ती है तो उसका स्केल ऑफ प्रेफरेंस में जरूर परिवर्तन होगा। यानी जो पसंद करने का जो सामान होता है वो उसकी चेंज होगा, वो उसका चेंज हो जाएगा। पहले वो कुछ और परचेज कर रहा था जब उसकी मॉनेटरी इनकम नहीं थी, और अब वो क्या कर रहा है, कुछ अलग टाइम को अलग वस्तु को प्रेफरेंस दे रहा है जब मॉनेटरी इनकम में चेंजेस होता है। और जब रियल इनकम में चेंजेस आता है तो उसकी आप देखते हैं कि वो जो डिमांड होती है क्वांटिटी की वो क्या होती है, चेंजेस होता है, यानी वो कम डिमांड कर सकता है, ज़्यादा डिमांड कर सकता है, तो डिपेंड करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या हो गया, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, यानी कि प्रतिस्थापन और दूसरा हो जाएगा आपका पूरक वस्तुएं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम डिमांड किसकी कर देंगे, कॉफी का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम डिमांड कर देंगे चाय की। यानी कि कॉफी के प्राइस में अगर चेंज आता है, कॉफी की प्राइस में अगर वृद्धि होती है तो हम किसकी डिमांड कर देंगे, आपके चाय की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में आप देखते हैं जैसे ही पेट्रोल या आप देखते हैं पेट्रोल का प्राइस है वो डाउन होता है तो कार की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में आप ये देखते हैं बहुत ही एवरग्रीन एक एग्जाम्पल है कॉफी और टी का, और कॉम्प्लीमेंट्री में आप देखते हैं पेट्रोल और कार का। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका सब्स्टिट्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री का। आप चाहे तो एग्जाम में और बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे चेंज इन द क्लाइमेट एंड सीजन, अगर जलवायु और मौसम में परिवर्तन हो तो क्या हो सकता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट एंड सीजन। ठीक है, अगर इसमें चेंजेस होता है तो क्या होगा, देखिए अगर आप देखते हैं कि क्लाइमेट में और सीजन में अगर चेंज आता है, जैसे फॉर एग्जांपल विंटर के टाइम में आप क्या करेंगे, वुलन क्लोथ की डिमांड कर देंगे। समर में आप देखते हैं कि जब गर्मी होती है तब आप आइसक्रीम का डिमांड कर देते हैं। तो जैसे ही वेदर आपका चेंज होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम देखें इसमें एक पॉइंट और डाल सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है, ठीक है, चेंज इन द प्राइस ऑफ फ्यूचर टाइम पीरियड में अगर चेंज होने वाला है
ठीक है, प्राइस, तो आप क्या करेंगे? तो अगर देखते हैं फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो अभी आप प्रेजेंट टाइम में उस कमोडिटीज़ को परचेज कर लेते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को आप अभी परचेज करके रखना पसंद करेंगे, तो ये भी एक आपके डिमांड को इफेक्ट करता है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर चेंज इन द प्राइस, चेंजेस इन अ प्राइस, ठीक है, यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो भविष्य में और कीमत बढ़ने का अगर उनको लगता है कि और भविष्य में फ्यूचर में और प्राइस इन ग्रोथ होगा तो वो उसकी डिमांड है वो अभी इंक्रीज कर देंगे। अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस है वो डाउन होने वाला है तो उसकी डिमांड है वो अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिसका आज हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ डिमांड के। ओके, थैंक यू।